In the last class we have done till I think financial planning. ये सब हो गया था अपना कैश फ्लो पोजीशन और ये सब थे अपन शायद। यस, कैपिटल स्ट्रक्चर कर रहे थे अपन ने कल एक एग्जांपल देखा था लास्ट। अब सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक मिनट देना। हो गया था अपना, कहाँ गया वो टॉपिक? हाँ, ये वाला एग्जांपल अपन कर रहे थे। ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल 2 से स्टार्ट करना है अपने को। एक मिनट रुकना अपने को। Yes. Company Y Limited has a total capital employed of 30 lakh. Tax rate is 30%, and rate of interest on debt is 10%. EBIT अपने को दे रखा 2 लाख रुपीस। 3 situations are considered. First, वही same situations कि there is no debt. Second situation में there is a debt of 10 lakh, and second situation में there is a debt of 20 lakh. ठीक है। तो EBIT तीनों देखो, अब इस वापस तीनों सिचुएशन के अंदर EBIT मेरा कितना हो गया? 2 लाख 2 लाख 2 लाख मैंने लिख दिया। तीनों में इंटरेस्ट पे करेंगे। फर्स्ट वाली केस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो निल है, क्योंकि अपन ने कोई डेप्ट ले नहीं रखी। सेकंड वाले केस में 10 लाख की डेप्ट ले रखी है, 10 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। देन थर्ड केस के अंदर 20 लाख के ऊपर 10%, 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बच गया? फर्स्ट सिचुएशन में पूरा का पूरा 2 लाख, सेकंड सिचुएशन के अंदर 1 लाख, थर्ड सिचुएशन में अपना जो प्रॉफिट था वो 0 हो गया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी 2 लाख था और इंटरेस्ट भी पूरा 2 लाख है, तो मेरा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो पूरा 0 हो गया। टैक्स पे करा दोनों सिचुएशन के अंदर, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स वही सेम जैसे पहले थे, 3 लाख 2 लाख 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिए। तो अब देखो अर्निंग पर शेयर मेरा कितना आ रहा है? 0.47 फर्स्ट केस में आ रहा है और 0.35 सेकंड केस के अंदर आ रहा है, और थर्ड केस में वही निल, क्योंकि अपने पास जब प्रॉफिट ही नहीं बचा तो अर्निंग पर शेयर भी कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, यहाँ पे अपना एग्जाम्पल खत्म नहीं होता। अब अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अपना कॉस्ट, अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने को कॉस्ट तो दे रखी है 10% की, अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी का कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT अपने को दे रखा है 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख, अपॉन इनटू 100, 2 लाख अपॉन 30 लाख इनटू 100, दैट इज 6.67%। ठीक है। वेयरएज द इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट इज 10%। तो ये क्या हो रहा है? देखो, जब जैसे ही अपना जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट से कम हो गया, तो देखो अपने लिए जो ये वाली सिचुएशन है जहाँ पे नो डेब्ट पे काम कर रहे हैं अपन, वो बेनिफिशियल सिचुएशन हो गई। और जहां मैंने डेब्ट ले रखी थी ज्यादा, वहां पे मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। जहां पे मैंने मतलब जिस जगह के ऊपर मैंने डेब्ट नहीं ले रखी थी, वहां पे मेरे को सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है। तो आप सिर्फ इतना सा याद करो, एक तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की चीज इसके लिए यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला पार्ट, जो अपन ने कल सीखा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला पार्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के अंदर एक चीज आपको याद रखनी है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि जब अपन खुद के पैसे को बाहर इन्वेस्ट करके दूसरों के पैसे पे काम करते हैं, ठीक है। और कब तक कोई भी फाइनेंशियल रिस्क अपने लिए फेवरेबल कब तक होती है? व्हेन योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट।
जैसे ही अपने कॉस्ट ऑफ डेब्ट ग्रेटर देन हो जाएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, वैसे ही अपने लिए जो अपनी जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो अपने लिए अनफेवरेबल हो जाएंगी। अब फाइनेंशियल रिस्क है वो अपने लिए अनफेवरेबल हो जाएगी। फर्स्ट वाली सिचुएशन में देखो फेवरेबल फाइनेंशियल रिस्क थी मेरे पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेबल फाइनेंशियल रिस्क, और सेकंड वाले सिचुएशन के अंदर मेरी जो रिस्क है वो क्या हो गई, अब अनफेवरेबल हो गई। ये समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे अपन अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अपन ओनर्स इक्विटी में जाएंगे या बोरोड फंड में जाएंगे, ये डिसाइड होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन। मुझे अगर हाई रिस्क चाहिए, ठीक है, तो देखो यूज ऑफ मोर डेब्ट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ बिजनेस। Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges, that is payment of interest and preference dividend and repayment obligations. Apart from the financial risk, every business has some operating risk, also called business risk. Business risk depends upon fixed operating cost. Higher fixed operating costs result in higher business risk and vice versa. The total risk depends upon the business risk and the financial risk. If a firm's business risk is lower, its capacity to use debt is higher and vice versa. ये वाला पॉइंट अपन एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं जब अपन ने फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर रिस्क कंसिडरेशन वाला पॉइंट पढ़ा था, तब भी अपन ये वाला पॉइंट पढ़ चुके हैं। तब भी अपन ने वाला पॉइंट पढ़ा था रिस्क कंसिडरेशन वाला कि अगर मेरी बिजनेस रिस्क कम है तो मैं हायर फाइनेंशियल रिस्क उठा सकता हूँ। मतलब मेरे जो बिजनेस के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं, मेरी सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, अगर ये सारे जो फिक्स खर्चे हैं मेरे, ये फिक्स खर्चे अगर मेरी बिजनेस के कम है तो मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट का डेब्ट भी उठा सकता हूँ। डेब्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी मैं बियर कर सकता हूँ। मगर अगर मेरे जो बिजनेस चार्जेस हैं, बिजनेस रिस्क है, वो अगर ज्यादा है तो सिचुएशन के अंदर मैं डेब्ट कम उठाऊंगा। मतलब मैं बाहर से पैसा कम रेज करूंगा, खुद का पैसा ज्यादा लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो फिक्स चार्जेस हैं वो बहुत सारे हैं, तो मेरे पास में उतनी और कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक और इंटरेस्ट के नाम का फिक्स चार्ज चालू कर सकूं। ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब a firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ a higher debt. Thus, more debt can be used if debt can be raised at a lower rate. अगर मुझे कम रेट के ऊपर लोन मिल रहा है तो मैं ज्यादा लोन उठा सकता हूँ। अगर मेरे को ज्यादा रेट के ऊपर लोन मिल रहा है तो मैं कम लोन उठाऊंगा। ठीक है। अगर मेरे को कोई ऐसा कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल गया जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा पैसा लोन कैपिटल से उठाऊंगा, कम पैसा खुद का लगाऊंगा। और अगर कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं खुद का पैसा ज्यादा यूज करूंगा और बाहर से पैसा कम उठाऊंगा। ठीक है। देन थर्ड, टैक्स रेट। Since interest on debt is a tax deductible expenses, cost of debt is affected by the tax rate. A higher tax rate makes debt relatively cheaper and hence more debt can be used. देखो जितना ज्यादा टैक्स रेट होगा उतना मैं बाहर के पैसे के ऊपर काम कर सकता हूँ। देखो किस तरीके से अपने को एग्जांपल की तरह समझा रखा है। बोरोइंग एट द रेट 10% and the tax rate 30% means the tax that the after tax cost of debt is only 7%। देखो मेरे को 30% का टैक्स पे करना था और मेरी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कितनी है, 10% है। तो जितना भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा उसके ऊपर 30% का जो टैक्स लगना था वो 30% का टैक्स अब नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो मेरे प्रॉफिट में से कम हो जाता है। अर्निंग बिफोर टैक्स के जो अपना जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है, अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर। मगर अपना जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से फिर अपन इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है अपने को सिर्फ उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो जितना भी अमाउंट मैं इंटरेस्ट के नाम पे कर दूंगा उस पर मेरे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरीके से सीधा सीधा मेरा 30% का फायदा हो रहा है। अगर मेरा 10% का मैं कहीं से लोन ले रहा हूँ और उसमें मेरा 30% बच रहे हैं तो मेरे असली में वो लोन की रेट कितनी बढ़ी, 7% ही पड़ी। तो जितना हायर टैक्स होगा उतनी मेरी जो लोन की रेट है वो मतलब इंटरेस्ट की रेट है वो चीप पड़ेगा। मेरा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो चीप पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल।
Suppose 10% डिबेंचर 1 लाख, टैक्स इज पेएबल एट द रेट 30%, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 40,000। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है? 40,000। 1 लाख के डिबेंचर है, 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो 1 लाख का 10%, 10,000 मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। अब मुझे टैक्स कितने में पे करना है? 30,000 पे। 30,000 पे 30% का टैक्स पे कर रहा हूँ, तो कितना लग रहा है मेरे? 9,000 रुपए। ठीक है। अब इफ देयर इज नो डेब्ट, अगर कोई भी डेब्ट नहीं होती तो मैं पूरा किस पे टैक्स पे करता? 40,000 पे टैक्स पे करता। 40,000 का 30% अगर मैं पे करता तो मेरे को कितना पे करना पड़ता? 12,000। अभी मैंने पे कितने करे? 9,000। तो मैंने कितना टैक्स बचा लिया? 3,000। अब इसका 1,000 रुपए का इंटरेस्ट भी माने अपन, मतलब अपन ने जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करने से मेरे 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग हो गई, है ना। देयरफॉर नेट इंटरेस्ट पेबल इज ओनली 7,000। मैंने 10,000 यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम पे करे, 3,000 मैंने यहाँ पे बचा लिए, तो असली में मैंने इंटरेस्ट कितना पे करा? 7,000 रुपए। मेरी जेब से खर्चा कितना हुआ? 7,000 रुपए। कितने के लोन पे? 1 लाख रुपए के लोन पे। तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी पड़ी? 7% पड़ी। तो एक्चुअल रेट कितनी थी? 10%, मगर इंटरेस्ट पे करने की वजह से और टैक्स लगने की वजह से मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रह गई? 7% रह गई। तो अगर किसी सिचुएशन में किसी कंपनी में अगर जहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा हो तो गवर्नमेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस डेब्ट फंड से यूज कर सकते हैं, और अगर टैक्स रेट कम है तो सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब ओनर्स इक्विटी से यूज करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। Then next, return on investment. If the return on investment of a company is higher than the cost of debt, it can choose to use trading on equity to increase its EPS, and its ability to use debt is greater. वही जो पॉइंट अपन ने पढ़ा कि अगर किसी कंपनी का ROI उसकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट से ज्यादा है तो वो बाहर के पैसे पे काम करेगी और खुद के पैसे को EPS बढ़ाने के लिए खुद के पैसे को बाहर इन्वेस्ट करेगी। और वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट ज्यादा है तो वो खुद के पैसे पे काम करेगी, बाहर से लोन नहीं लेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, ये वाले सारे पॉइंट्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये सब वापस रिपीट हो रहे हैं। क्या अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी के पास में रेगुलर सोर्स ऑफ कैश आ रहा है, वो हर बार मतलब अगर उसको हर महीने के 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट के नाम पे करने पड़े तो दे कैन पे इजीली, तो और उनके पास में अच्छा कैश फ्लो भी अवेलेबल है, तो वो बाहर से पैसा उठाने के अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है इंटरेस्ट के नाम का तो वो उसको रीपे कर सकते हैं क्योंकि मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। मगर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अभी नई कंपनी सेटअप हुई है, उसके बिजनेस को सेटअप होने में और एक बार प्रॉपर जो सेल्स की चेन चलती है, इनकम की चेन चलती है, वो इनकम जनरेट होने में कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल तक तो वो किसी को कोई पैसा दे ही नहीं सकता। तो वो वाली कंपनीज क्या करेगी, वो बाहर से पैसा नहीं उठाएगी, वो क्या करेगी, ओनर्स इक्विटी से पैसा रेस करेगी, जहां पे उनकी कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो इंटरेस्ट पे करने की, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो ही नहीं है। ठीक है, पे करने के लिए कैश ही नहीं है। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वाला पॉइंट भी अपन पढ़ चुके हैं एक बार पहले। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल फॉर अज्यूमिंग रिस्क। When a company increases debt, the financial risk faced by the equity shareholders also increases. Consequently, their desired rate of return may increase. Therefore, a company cannot use debt beyond a point. If debt is used beyond that point, cost equity may go up sharply and share price may decrease in spite of increased EPS. देखो इसका क्या मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब, जैसे जैसे मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाएगी, मतलब मेरी जो फाइनेंशियल रिस्क है वो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से मेरा ईपीएस ग्रो करता जाएगा, तो मेरी इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं उनको पे नहीं कर पाऊंगा तो मेरी इक्विटी खतरे में आ जाएगी, है ना। तो मैं जो डेब्ट फंड यूज करता हूँ वो एक लिमिट तक ही डेब्ट फंड यूज कर सकता हूँ, उस लिमिट से ज्यादा मैं डेब्ट फंड यूज नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये वाला पॉइंट भी पढ़ चुके हैं अपन। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड रेज करने का खर्चा, है ना। तो अगर जो अपन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक होता है, वहां से अगर मैं लोन लेता हूं, तो अगर मेरे को छोटे अमाउंट का लोन लेना है तो लोन लेना फायदेमंद होता है। अगर मेरे को थोड़ा कम अमाउंट का पैसा रेज करना है तो लोन लेना फायदेमंद होता है, क्योंकि उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट कम लगेगी। और यही अगर मैं मेरे को बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट
का सोर्स ऑफ फाइनेंस क्रिएट करना है, तो इक्विटी शेयर से इशू करने के अंदर मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट कम लगेगी। देखो अगर कोई नई कंपनी है, कोई कंपनी है, उस कंपनी को 5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल इशू करनी है, मतलब 1 करोड़ रुपए का फंड चाहिए उनको। 1 करोड़ रुपए का फंड के लिए अगर वो शेयर्स इशू करते हैं तो उनको सारे बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशंस इशू करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, अंडरराइटर्स के पास जाना पड़ेगा, बहुत सारी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो 1 करोड़ रुपए खर्च करने में उन्होंने अगर 20 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए रेस करने में 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। दूसरी सिचुएशन, अगर वो 1 करोड़ का सीधा बैंक के पास जाके लोन लेते हैं तो बैंक उस पे 1 करोड़ के ऊपर 1% की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है केवल, ठीक है। तो उन्होंने 1% की प्रोसेसिंग फीस दी, तो दोनों में से कौन सा मतलब फायदे में पड़ेगा? बैंक के पास जाके लोन लेना। तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करती है? जो लोन लेने का खर्चा होता है, अगर मेरा लोन लेने का खर्चा कम जिस भी सिचुएशन में हो रहा है, अगर कॉस्ट इक्विटी के अंदर हो रहा है या बोरोड फंड में हो रहा है, जहां पे भी मेरा लोन लेने का खर्चा फ्लोटेशन कॉस्ट कम आएगी, मैं वहां से लोन लेना प्रेफर करूंगा। देन नेक्स्ट कंट्रोल कंसिडरेशन, ये वाला पॉइंट भी पढ़ चुके हैं अपन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, मेरे कोई कंपनी है, उस कंपनी के टोटल 100 शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। मेरे पास में उस कंपनी के 10 शेयर हैं। अब मैं उस कंपनी का कितने परसेंट का ओनर हुआ? 10% का ओनर हुआ। अब अगर कंपनी को और फंड की जरूरत है और कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज करा, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 शेयर और इशू कर दिए मार्केट के अंदर पैसे रेज करने के लिए, तो अब कंपनी के टोटल मार्केट में कितने शेयर्स हो गए? 200 शेयर्स हो गए। मेरे पास कितने शेयर है? 10 शेयर। तो अब मैं कितने परसेंट का ओनर रहा? केवल 5% का ओनर रहा। तो मेरा कंट्रोल कंसिडरेशन क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर किसी कंपनी में, किसी कंपनी के अंदर अपने जो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स को अपना कंट्रोल कंसिडरेशन कम नहीं करना, तो वो क्या करेंगे? वो डेब्ट कैपिटल से फंड रेज करेंगे, वो बैंक के पास जाके लोन ले लेंगे, क्योंकि बैंक से लोन लेने के अंदर उनका कंट्रोल कंसिडरेशन कम नहीं होगा, उनका जितना कंट्रोल है उतना का उतना कंट्रोल रहेगा। और अगर कंट्रोल कंसिडरेशन कम होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इक्विटी कैपिटल से पैसा रेज करेंगे। देन नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। इफ अ फर्म uses its debt potential to the full, it loses flexibility to issue further debt. To maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of unforeseen circumstances. क्या मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी का? अगर कंपनी की जितनी, मैंने बताया एक मैक्सिमम लिमिट होती है डेब्ट फंड यूज करने की। मान लो किसी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपीस की, कि कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाख रुपए जितना डेब्ट उठा सकती है, 10 लाख रुपए जितना लोन उठा सकती है, और उसने पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का लोन उठा लिया, तो इन केस ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस वो कभी भी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो और पैसा रेज कर सके। और अगर कंपनी को अपनी बोरोइंग पावर हमेशा मेंटेन करके रखनी है कि मेरे पास में कभी भी अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई, कोई कभी एकदम से लॉस हो गया, कुछ हो गया, मेरे को एकदम से पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो मैं सीधा फटाफट लोन ले सकूं, तो एटलीस्ट मेरे पास में कुछ पावर होनी चाहिए, मेरे पास में कोई जगह बचनी चाहिए लोन लेने की। तो मैंने क्या कर रखा है? मैंने मैक्सिमम 7 लाख रुपए इशू कर रखे, 3 लाख जितनी जगह छोड़ दी, कभी भी फ्यूचर में मेरे को एकदम जरूरत पड़े पैसे की, तो मैं 3 लाख रुपए तो लोन कैपिटल से उठा सकूं। तो अगर स्पेस खाली होगी 3 लाख जितनी, तो मैं 3 लाख रुपए रेज कर पाऊंगा। अगर मैं पहले ही 10 लाख रुपए पूरे रेज कर चुका हूं, तो मैं 3 लाख रुपए और रेज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या बोला है? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस, कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या शो करता है कि कंपनी के पास में जो प्रॉफिट हो रहा है और उसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से कितने गुना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। द हायर द ICR, द लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी failing to meet its interest payment obligation. However, this ratio is not an adequate measure because sometimes a firm may have high EBIT but low cash balance. Also, apart from interest, repayment obligations are also relevant. तो ये ICR वाला जो मेथड है, ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। ये क्या शो करता है? फॉर एग्जांपल, कंपनी का EBIT तो है मान लो 10 लाख रुपए,
है ना, और कंपनी का टोटल इंटरेस्ट जो उसको पे करना है वो है 1 लाख रुपए, तो मेरा ICR रेशियो कितना आ गया, 10 टाइम्स आ गया। मतलब कंपनी की जितना भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उससे 10 गुना ज्यादा कंपनी अर्न कर रही है। तो जितना ज्यादा ICR रेशियो होगा वो क्या शो करेगा कि कंपनी के पास में कितना अच्छा पैसा है अपने इंटरेस्ट, टोटल जितना भी उस कंपनी का इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए। मगर केवल ICR से मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कई कंपनियों का EBIT जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा ऑन पेपर वो बहुत ज्यादा है, मगर एक्चुअल में जो कैश अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी ICR रेशो काम नहीं आता कि मेरे पास में मेरा बुक्स में प्रॉफिट शो कर रहा है 10 लाख रुपए का, टोटल इंटरेस्ट चार्जेस शो कर रहा है 1 लाख रुपए, तो मेरा ICR आ रहा है 10 टाइम्स। मगर एक्चुअल में अगर मेरा बैंक अकाउंट चेक करोगे, कंपनी का बैंक अकाउंट चेक करोगे, तो कंपनी के पास में 50,000 का कैश भी अवेलेबल नहीं है ना। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसका जो सारा पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रखा है, उसका पैसा ब्लॉक हो रखा है, तो उसके पास में मतलब हार्ड मनी हार्ड कैश केवल 50,000 है, मगर उस कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट 10 लाख रुपए का हुआ है। तो अब उस सिचुएशन के अंदर ICR के बेसिस के ऊपर मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मतलब ICR के बेसिस के ऊपर मैं लोन नहीं ले सकता। देन नेक्स्ट डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। Debt service coverage ratio takes care of the deficiencies related to in the ICR. The cash profit generated by the operations are compared with the total cash required फॉर द सर्विस ऑफ द डेप्ट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ आपने अभी अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ी होगी आई गेस। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है कि आपका एक्चुअल जो कैश प्रॉफिट हुआ है वो कैश प्रॉफिट और आपके जो एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस है वो उससे कितने गुना ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, इंटरेस्ट जो अपन जितने भी डिबेंचर हैं या कोई भी लोन जो लिया है मैंने उनको पे करेंगे, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो लोन का रीपेमेंट करेंगे या डिबेंचर्स का रीपेमेंट करेंगे वो वाला अमाउंट। A higher DSCR indicates better ability to meet cash commitment. It raises the company's potential to increase debt component in its capital structure. जितना ज़्यादा DSCR आएगा उतना ज़्यादा मैं मेरे पास मतलब उतनी ज़्यादा वो शो होगा कि कंपनी की जो कैश पेइंग एबिलिटी है, कैश कमिटमेंट को फुलफिल करने की जो एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा है। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर स्टॉक ये वाला पॉइंट में मैंने पढ़ाया था कि ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज राइजिंग या बुलिश फेज के अंदर है तो मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड एट अ हायर प्राइस। use of equity is often preferred by companies in such a situation. However, during the period of depressed capital market, a company may find rising of equity capital more difficult and it may opt for debt fund. अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, शेयर्स की रेट बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करना प्रेफर करेगी, क्योंकि उनको शेयर्स के थ्रू पैसा करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइम पे उनको इन्वेस्टमेंट करने के में हेल्प करेंगे। कोई भी इजीली इन्वेस्टमेंट कर लेगा क्योंकि मालूम है कि अगर मैं 50 रुपीज़ में शेयर खरीद रहा हूँ, मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है, ये शेयर बढ़ के 50 का 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मगर अगर बेयरिश मार्केट चल रहा है और वहां पे अगर कंपनी 50 रुपए का अपना शेयर इशू कर रही है तो हर इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने के अंदर डरेगा कि वो 50 रुपए का तो मैं अभी खरीद रहा हूँ, मार्केट पहले ही गिरा हुआ है, ये 50 का 40 रह जाएगा, 30 रह जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन अगर बुलिश होती है तो इक्विटी फंड से पैसा रेज किया जाता है, अगर बेयरिश होती है तो डेब्ट कैपिटल से पैसा रेज किया जाता है। देन नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनीज ने क्या गाइडलाइंस फॉलो करी दी है, वो किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर रख रहे हैं, उन कैपिटल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रख के अपना खुद का कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। जैसे मैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैं श्री सीमेंट की कंपनी है मेरी, तो अल्ट्रा सीमेंट वालों की कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है मैं उनको भी एक बार चेक करूंगा और उसके अकॉर्डिंग भी डिसीजन लूंगा। ब्लाइंडली इंडस्ट्री नॉर्म्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता कभी भी, मगर एक बार रेफरेंस के लिए उनका भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है बिफोर taking loan or before taking issuing equity shares by the company. Then next, regulatory framework.
Every company operates within a regulatory framework provided by the law. For example, public issue of shares and debentures are made according to the guidelines of Indian Companies Act and SEBI guidelines. Similarly, raising fund from bank and other financial institution require fulfillment of other norms. This has a bearing on capital structure decision. मतलब मेरे पास अगर जितने भी जो अगर मेरे को शेयर से या डिबेंचर से पैसा इशू करना है तो मुझे इंडियन कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मुझे बैंक से लोन फुलफिल करना है, उठाना है, तो मुझे जो बैंकिंग रूल्स रेगुलेशंस है और जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर उनमें से कोई भी नॉर्म्स को मैं अगर फुलफिल नहीं कर सकता तो मैं उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा रेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे बेसिक पॉइंट थे अपने। ये फैक्टर्स थे अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के। एक बार इनको रीड कर लो फटाफट, अगर आप लोगों के पास बुक है तो। ये देखो, ये रहे फैक्टर्स, ये लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ, आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के अंदर भी बहुत आते हैं, आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन चीज, सारे जो पॉइंट्स आपने देखे होंगे, जितने भी फैक्टर्स थे वो वन अनदर द सेम फैक्टर्स था, जो अपन फैक्टर्स ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे तीनों डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन में और फाइनेंसिंग डिसीजन में। उनकी जैसे ही उनके सिमिलर फैक्टर्स थे इसके अंदर। तो पूरे चैप्टर के अंदर जब तक आप ढंग से अच्छे से पढ़ोगे नहीं, आपको क्लियरली मेंशन नहीं होगा कि कौन से में क्या करना है क्या नहीं करना। तो फैक्टर्स एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। देन नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपन सब बाद में करेंगे, अभी पहले चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीट कैपिटल, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक अपन कल करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, मैं बीच में नहीं छुड़ाना चाहता एक मिनट को। फिक्स्ड कैपिटल, ये वाला टॉपिक अपन कल करेंगे। आज का टॉपिक अपन यहीं तक ही करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट अभी तक, जितने भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है